हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि बी फार्म 5th सेमेस्टर में एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आखिर ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी है कि आपने क्या पढ़ना है, और यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है, कोलोजी है, उसके भी ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है। उनकी प्ले लिस्ट को आप चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पहले तो इंट्रो देखेंगे क्या है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फिर हम देखने वाले हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, जो कि इसका पहला टॉपिक है कि ये होता क्या है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन। फिर इसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस, की आपकी जो ड्रग होती है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी होंगी, जो कि सिलेबस में आगे दे ही रखी हैं। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में है फिजिकल फॉर्म, यानी कि क्रिस्टल एंड अमॉर्फस फॉर्म, एंड पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, जिसमें ये आ जाते हैं तीनों, एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम इतना यहाँ तक सारा कुछ देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे बीसीएस क्लासिफिकेशन और उसका सिग्निफिकेंस, एंड जो तीसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम ये ऐसी जो पूरी यूनिट है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी हम सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। तो पहले क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा कि राइट द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, की जो ड्रग की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बोले तो प्री फॉर्मुलेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपने यहाँ पे बताने होंगे। 7 मार्क्स में बनेगा कि उसका एम क्या है, प्री फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपने बताने हैं, और कैसे की जाती है पूरी प्रोसेस वो आपने क्लियर करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए एंड पीएच इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जो कि यहाँ पे सिलेबस में दे ही रखा है, पीकेए पीएच, तो इसका रोल क्या है प्री फॉर्मुलेशन में। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसके जो नोट्स हैं बाकी वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो देखने वाले हैं सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अभी आपने 4th सेमेस्टर में जो कुछ सब्जेक्ट ऐड हुए थे, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोलोजी, कोग्नोसी, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपका एक लेवल अप हुआ है और एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया है, वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। मतलब कि जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ना, इंडस्ट्रियल बोले तो इंडस्ट्रीज या बोले तो कंपनीज, एंड फार्मेसी यानी कि एक ब्रांच जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं, मेडिसिन की स्टडी करते हैं। तो आपने सिंपली खुद भी बना करके लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी ना फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंडस्ट्री के अंदर जो भी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, कैसे पूरी प्रोसेसिंग होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, उन सभी चीज़ों को समझते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहा जाता है। तो सिंपली अपने वर्ड को ही ब्रेक करना होगा। इंडस्ट्रियल बोलते हो इंडस्ट्रीज, फार्मेसी बोले तो एक ब्रांच जो कि ड्रग की स्टडी करती है, बोलते हो जिसके अंदर हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप हूबहू इसको ही मत लिखना, आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं, आप दिमाग चलाइए, बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशन बन सकती हैं। तो सिंपल कहें तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडस्ट्रीज। कि हमारी जो मेडिसिन बनती हैं, जैसे कि बहुत सारी डोसेज फॉर्म है, टैबलेट हैं, कैप्सूल हैं, हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन वगैरह, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, उनकी फिनिशिंग कैसे होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सारा कुछ आपने इंडस्ट्री में, सपोज करो आप इंडस्ट्री में, और सारी चीज़ें आपने वही यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो आपको आई होप ये इंट्रो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा ना मैं आपको 5 यूनिट का थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि पहला जो यूनिट है आपका, उसमें आप सिंपल कुछ ऐसी चीज़ें समझने वाले हैं जो कि मतलब कि जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो पूरा सिलेबस है उसका एक इंट्रो ही होगा, कि आपने जो भी आने वाले यूनिट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किन पे फोकस करना है। तो ये हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ कही जाएंगी। इसको आज लेक्चर में आप समझने ही वाले हैं डिटेल में। बाकी सेकंड जो यहाँ पे यूनिट है ना, उसमें आप टैबलेट के बारे में पढ़ोगे कि टैबलेट जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी कौन कौन सी ग्रेनुलेशन के मेथड है, कंप्रेशन कैसे होता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, तो वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
इसमें कुछ लिक्विड ओरल्स हैं, यानी कि लिक्विड प्रिपरेशन इसमें आ जाएंगी। इसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट है वहाँ पे आप पढ़ोगे कैप्सूल के बारे में, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन, दो टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, कैसे फिलिंग होती है, कैसे उनकी कवरिंग बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। इसके बाद पैलेट्स के बारे में पढ़ोगे। पैलेट्स यानी कि जो कैप्सूल्स जो होते हैं सॉलिड मतलब कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, उसमें छोटी छोटी जो गोली भरी जाती है उनको हम पैलेट बोलते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। आपकी फोर्थ यूनिट यहाँ पर आएगी, आप पढ़ोगे यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जो इंजेक्शन वगैरह बनाए जाते हैं, आईवी फ्लूइड जो होते हैं उनको हम पेरेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो आई ड्रॉप वगैरह होती हैं या बोलते तो आई से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी स्टडी आप इस यूनिट में करोगे। एंड लास्ट में यहाँ पे कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल एरोसोल, एंड लास्ट में पैकेजिंग मटेरियल। तो इस टाइप से पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे समझते जाओगे कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में होने वाली हैं। तो सारा कुछ देखिए, आपको यहाँ पे इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा 5 यूनिट्स का कि आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को, जो आपकी होने वाली वो है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। पहले हम उसका इंट्रो देखेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या, फिर उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वही जो नोट्स हैं लिखे हुए हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से, चेक कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं ना प्री फॉर्मुलेशन क्या। देखिए हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, प्री प्लस फॉर्मुलेशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, एंड फॉर्मुलेशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या बोलते तो बनाने की प्रोसेस। मतलब कि आप अगर आप मेडिसिन को बना रहे हैं, लाइक जैसे कि आप टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, उनके बनाने से पहले अगर आप कुछ चीज़ों की स्टडी करें, मतलब कि कौन से टैबलेट आपने बनानी है, कितनी एपीआई लेनी है, कितने एक्सिपिएंट लेने हैं, कौन से एक्सिपिएंट लेने हैं, तो वो जो सारी स्टडी है ना वो आपकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कही जाएगी। ठीक है, आपको ना मैं बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम बारी बारी से इसी को डिस्कस करेंगे। कि सपोज करो कि आपने ना कोई घर बनाना है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपने कमरा बनाना है। एक कमरा है यहाँ पे 12 बाई 12 का हम कमरा मान लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपने यही समझना हो कि आखिर इसका डिज़ाइन क्या होगा। ये हमने 12 बाई 12 का रखना है ना। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है इसकी, जैसे कि ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ईंटें आपको कौन सी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत टाइप की ईंटें आती हैं, तो वो आपने चूज़ करनी होगी। फिर सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा आपने सीमेंट चाहिए, सीमेंट भी कई मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठे, अच्छा रहे, स्टेबल आपका घर बने, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को समझना। मतलब कि जो सारे जो रॉ मटेरियल हैं उनकी स्टडी करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, वही प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेडिसिन के केस में समझते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपके सामने यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल है बहुत सारा, ये आपकी एपीआई है, मतलब कि मेन ड्रग, और यहाँ पे आपके बहुत सारे हैं एक्सिपिएंट, यानी कि कलरिंग एजेंट हो गया, आपके स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया, आपके बहुत सारे अदर एजेंट भी ऐड किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह, और भी कई चीज़ें ऐड की जाती हैं, सोलिबलाइजिंग एजेंट वगैरह। तो आपने जो है एपीआई के अकॉर्डिंग उनको चूज करना होगा। जैसे कि सपोज अगर आपने लिपिड सोल्यूबल ड्रग बनानी है, तो यहाँ पे आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। तो ये जो है ना, मतलब कि मेडिसिन को बनाने से पहले अपने रॉ मटेरियल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ही प्री फॉर्मुलेशन कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे लिखी हुई है, आप जैसे ही पढ़ोगे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ आर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग बिफोर इट्स कंपाउंडिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोसेज फॉर्म। कि ये जो हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं या तो स्टडी हम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी ड्रग है वो सेफ़ रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो सेफ़ रहे। ठीक है, दूसरा वो इफेक्टिव रहे, एंड थर्ड वन कि वो स्टेबल रहे। यानी कि ऐसे नहीं कि आप मेडिसिन बना रहे हैं वो स्टेबल ही नहीं है, वो अपने एक्सिपेंट के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जिस भी मकसद के लिए बनाई गई है वो उसमें इफेक्टिव भी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है हमारी एक मतलब कि एक उद्देश्य होता है, या बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव होता है प्री फॉर्मुलेशन का। बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन जो स्टडी जो है वो सबसे पहले स्टेप होती है ड्रग को बनाने में या बोलते उसकी रिसर्च करने में। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और उसके बाद ही हम मेडिसिन को बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको इंट्रो समझ में आया कि क्या आपने पढ़ना है, प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है, मतलब कि मेडिसिन को बनाने से पहले भी उनके रॉ मटेरियल की स्टडी करना, वही आपका प्री फॉर्मुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि क्या ज़रूरत है और इसके मतलब कि मकसद क्या होता है, सिंपली वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बेटर और समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आपने वही लिखना है कि टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है जिससे आपने मेडिसिन को बनाना है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। सेकंड है कि टू प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा फॉर ड्रग डिज़ाइन एंड इट्स डोसेज फॉर्म, कि हमारी जो ड्रग जो बनने वाली है, एंड प्रोडक्ट जो बनने वाला है, उसकी कौन सी फॉर्म होगी, वो सॉलिड डोसेज फॉर्म बनेगी, वो लिक्विड बनेगी, या बोलते वो गैसेस फॉर्म बनेगी, या सेमी सॉलिड बनेगी। तो आपको वो साइंटिफिक डेटा मिल जाता है, और इसके अलावा वो किस तरह से आपने डिज़ाइन करनी है, पूरा ये आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं किससे, प्री फॉर्मुलेशन से, या तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से। नेक्स्ट वो है टू इस्टेब्लिश ड्रग कंपैटिबिलिटी विद एक्सिपिएंट, कि जो भी आपकी एपीआई है, जो आपकी मेन ड्रग है, क्या वो एक्सीपेंट के साथ स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब कि जो भी हम एक्सीपेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्या उनके साथ हमारी जो मेन ड्रग है वो स्टेबल है, यानी कि कंपेटिबल है या नहीं है, वो भी आप इन सभी चीज़ों से यानी कि स्टडी करके समझ सकते हैं। इसके अलावा टू चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कि सपोज करो कि कई ड्रग जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, तो आपने किस ड्रग को, किस सब्सटेंस को, तो किस फॉर्म को चूज़ करना है, वो भी अपने फ्री फॉर्मुलेशन से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में है वो है टू चेक या इवेलुएट ड्रग एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। आप ड्रग की एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी को पहले ही इवेलुएट कर सकते हैं, पहले ही चेक कर सकते हैं उन सभी रॉ मटेरियल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करके। तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव एंड गोल किसके, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के। तो आई होप इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अभी आपने इंट्रो एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव देखे हैं, अब आपने पढ़ना है स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कि जो आपका ड्रग है उसकी फिजियोकेमिकल यानी कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़नी है वो है फिजिकल फॉर्म, जो कि क्रिस्टल एंड अमॉर्फस दो फॉर्म के सॉलिड्स होते हैं, पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल यानी कि पीकेए, पीएच, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और उनका क्या रोल होता है ड्रग की स्टेबिलिटी में, ड्रग के एफिकेसी में एंड ड्रग की सेफ्टी में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़कर बताई हैं सिलेबस में, वही आपने यहाँ पे पढ़नी होंगी। तो आपने सिंपली लिखना कैसे है कि देयर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग विच स्टडीड बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, कि यहाँ पे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपने स्टडी करनी होती है मैन्युफैक्चरिंग से पहले। पहला है फिजिकल फॉर्म, आपने ये समझना होता है कि आपकी ड्रग किस फॉर्म में है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। अगर वो सॉलिड भी है तो वो अमॉर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो आपने समझना होता है। उसके बाद में उसके पार्टिकल के साइज़ का पता करना होता है, उसका डायमेंशन कितना है, एंड उसके बाद पार्टिकल का शेप कि वो किस शेप में है। उसके बाद फ्लो प्रॉपर्टी, वो फ्लोवेबल है या नहीं है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं। एंड देन उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को हम पता करते हैं, पीके वैल्यू, पीएच वैल्यू, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड लास्ट में पॉलीमॉर्फिज्म। तो बारी बारी से इन्हीं को हम समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी वो है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि जो भी सब्सटेंस है वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी कोई ड्रग हमारी डिस्कवर की जाती है वो तीन फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मोस्टली जो हमारी ड्रग जो होती है वो सॉलिड ही होती हैं। अब भी आप देखोगे ना 70% जो डोसेज फॉर्म है ड्रग की वो सॉलिड ही है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में तभी जो है यहाँ पे कोष्टक में क्रिस्टल और अमॉर्फस के बारे में दे रखा है कि ताकि आप क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस करो। तो यहाँ पे सिंपली आपने यही लिखना है कि मोस्टली ड्रग आर सॉलिड एंड सॉलिड ड्रग प्रेजेंट इन टू फॉर्म। जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक है अमॉर्फस सॉलिड और एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का क्या मतलब है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का मतलब है कि ऐसे सॉलिड जो काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं, मतलब कि रिजिड जो ज़्यादा होते हैं, वो मोड़ने पे मुड़ते नहीं हैं, और उसके अंदर जो भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन भी पार्टिकल से जो मिलकर वो बना होता है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, और वो एकदम सेम साइज़ के होते हैं और एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो ऐसे सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि नेम आ रहा है ना क्रिस्टलाइन, बोले तो क्रिस्टल जिसमें क्रिस्टल्स हैं और वो सेम शेप के हैं, सेम साइज़ के हैं, और वो एकदम डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हैं, और उन्हीं की वजह से उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। तो ऐसे सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहे जाएंगे। तो सिंपल लिखा है कि दो सॉलिड हुज पार्टिकल्स आर सेम इन साइज एंड अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो ये ना वैसे भी आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर में जरूर से पढ़े होंगे, अगर आपको याद आ रहा हो। आपने डिफरेंस देखा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है। बाकी ये जो हमारे सॉलिड है वो रिजिड होते हैं, मैंने यही लिखा है कि वो रिजिड होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। मतलब कि सपोज अगर ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप इसको मेल्ट करो
तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सपोज करो कि इसका जो एवरेज जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 है, ठीक है। तो ये जो है ना मोस्टली से मोस्टली वो 99 और 101 इसके बीच में ही मेल्ट होगा, इससे ज़्यादा पर ये जो है नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे अमोर्फस जो सॉलिड है उनके जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज होती है वो वाइड होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इनको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। उनका जो शेप है कुछ इस टाइप से होता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं और वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज भी नहीं होते हैं। एंड ये जो है ना थोड़े मुलायम से होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं अगर आप इनको मोड़ोगे तो ये मुड़ भी जाएंगे, होने को ये सॉलिड ही होते हैं लेकिन ये मुड़ जाते हैं, थोड़े कम रिजिड होते हैं। क्लियर हो गया। एंड इनमें जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वाइड रेंज का होता है। अगर आप इनको मेल्ट करोगे या बोल तो बॉईल करोगे, तो सपोज करो कि एवरेज इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, ठीक है। तो ये जो ना 100 की जगह 90 पे भी बॉईल होने लग जाते हैं, कई बार ये 110 यानी कि 110 पर भी जाके बॉईल होते हैं। तो एकदम बड़ी रेंज होती है, वाइड रेंज होती है। तो इन दोनों में आपको क्लियर होगी क्या है अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वो कहने का मतलब है कि जब भी आप रॉ मटेरियल की स्टडी करते हैं, पहले आपने ये पता करना है कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन सी फॉर्म में है। अगर वो सॉलिड में है तो ये पता करना होता है कि वो अमोर्फस सॉलिड है या बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर अमोर्फस सॉलिड हुआ तो यहाँ पे जो है मुलायम होगा और थोड़ा ही कम इसका मतलब कि वाइड रेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, वो आपने चीज़ें समझनी होती हैं। अगर वहीं क्रिस्टलाइन हुआ तो वो थोड़ा ज़्यादा रिजिड होगा, कठोर होगा और उसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी, वह पार्टिकल साइज। जो भी आपकी जो रॉ मटेरियल है, मोस्टली अगर हम एपीआई की बात करें तो उसके पार्टिकल्स होंगे। मतलब कि अगर हमारी ड्रग पाउडर फॉर्म में है तो उसके जो पार्टिकल्स का डायमेंशन अगर आप मेजर करो, डायमीटर मेजर करो, तो वही जो है ना पार्टिकल साइज कहा जाएगा। तो लिखना है कि पार्टिकल साइज इज द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन और डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ ड्रग, ठीक है। और जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज करो कि आपके सामने एक बड़ा पार्टिकल है और इसी को अगर हम तोड़ दें छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो देखिए सरफेस एरिया तो बढ़ ही जाएगा। और जैसे ही ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन फास्ट हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ड्रग हमारी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, पार्टिकल साइज पे। तो आपने सिंपल यही चीज़ें समझनी होंगी कि पार्टिकल साइज अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। सारी चीज़ें इसी पार्टिकल साइज से अफेक्ट हो सकती हैं। तो आपने जो है ना फिजिकल जो प्रॉपर्टी हैं वो इसी वजह से स्टडी करनी होती हैं। थोड़ा आपको क्लियर हुआ। बाकी जो पार्टिकल साइज है ना, इसके बारे में अभी आपने जस्ट 4th सेम में ही जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है ना उसमें 3rd यूनिट होगी, जिसमें पाउडर की जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ पूरा आपने डिटरमाइन किया था, जिसमें आप माइक्रोस्कोपी की मदद से भी कर रहे थे, सिबिंग मेथड यानी कि छन्नी से पार करके उसका मेज़र कर रहे थे पार्टिकल साइज़ को। इसके अलावा एक सेडिमेंटेशन मेथड होता है, एंड्रेसन पिपेट मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में भी आया होगा अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है। तो ये उसके बारे में भी, ये मतलब इसकी मदद से भी आप पार्टिकल साइज़ को मेज़र करते हैं। एक काउंटर मेथड होता है, कंडक्टिविटी और तो लाइट की मदद से हम करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने समझनी होती। तो ये ना एकदम बेसिक इंट्रो ही चल रहा है, पुराने सिलेबस का ही यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 3rd प्रॉपर्टी, वह पार्टिकल शेप की। जो भी आपकी जो ड्रग होती है वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है। और जो शेप जो होता है पार्टिकल का, ये उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब कि जो हमारा पाउडर है वो कितना फ्लो होगा, नहीं होगा, एंड उसके सरफेस एरिया को अफेक्ट करता है। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कई शेप में प्रेजेंट होते हैं। वो स्फेरिकल हो सकते हैं, मतलब कि राउंडेड इस टाइप से, जैसे कि स्फेरिकल इस टाइप से गोलाकार ये हो सकते हैं। एंड इसके अलावा ओवल शेप के ये हो सकते हैं, इसके ओवल जो होता है इस टाइप से, राउंडेड हो सकते हैं, कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। एंड एसिकुलर हो सकते हैं, रफ टाइप में हो सकते हैं। तो अलग अलग शेप के यहाँ पे पार्टिकल होते हैं, वो आपने यहाँ पे समझने होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वह फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे पाउडर है, ये बहुत सारा आपका यहाँ पे बल्क में पाउडर पड़ा हुआ है। अब जैसे कि आपके पास कोई मशीन है, आप यहाँ पे ना फिलिंग कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से आप पाउडर डाल रहे हैं और नीचे आप कंटेनर में यहाँ पे डाल रहे हैं। तो कितनी जल्दी ये जो है कंटेनर में फिल हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे चिपक तो नहीं रहा है, मतलब कि सीलन की वजह से कई बार चिपकने लग जाता है, या बहुत फास्ट यहाँ पे गिर जा रहा है। तो यही ना उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कही जाती है कि जो आपका पाउडर है वो कितना ज़्यादा फ्लो है या वो फ्लो कर पा रहा है। तो ये जो फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है पाउडर की, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पार्टिकल का साइज़, कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं या बड़ा पार्टिकल है। बड़ा पार्टिकल जल्दी से फ्लो करेगा, छोटा कई बार नहीं फ्लो कर पाता है।
पार्टिकल का शेप क्या है वो भी अफेक्ट करता है, डेंसिटी क्या है मतलब कि वो भारी तो नहीं है पार्टिकल, मतलब कि भारी का मतलब कि उसकी डेंस तो वो ज़्यादा नहीं है। एंड लास्ट में है एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कि उसके अंदर मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब नहीं है, जो गीला हो जाएगा वो ईजिली फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो चारों चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं फ्लो प्रॉपर्टी को। बाकी जो फ्लो प्रॉपर्टी कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ये मिक्सिंग में रोल निभाती है और टैबलेट की प्रोसेसिंग में, और ड्रग की एफिकेसी और यूनिफॉर्मिटी भी इस पर ही डिपेंड करती है। तो यह है फ्लो प्रॉपर्टी। बाकी इसको मेज़र करने में मतलब कि कैसे इसको आप मेज़र करते हैं वो सारी चीज़ें वैसे आप पढ़ ही चुके हैं अभी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 4th सेम में ही। तो यहाँ पे 3 तरीक़ों से आप इसको पता कर सकते हैं कि आपका जो पाउडर है वो कितना फ्लो करता है। एक है तरीका वो है एंगल ऑफ रिपोज, एक है हाउंसर रेशियो और एक है कार्स इंडेक्स। सिंपल इनका फॉर्मूला ही आपने याद रखना है। पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि सपोज आपका जो पाउडर है, ये बहुत सारा आपका पाउडर है, इसको ना हम ऐसे ही एक छन्नी से मतलब कि पार कराते हैं, और जैसे आप इसको गिराते हैं ना पाउडर को, इस टाइप से ढेर बनता है ना, कि वो पाउडर जो है कितनी दूर जाके गिर रहा है, तो इस टाइप से ढेर बनता है। और यहाँ पे हम इस टाइप से एक एंगल खींचते हैं, और इसी एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। कि ये जो पाइल है या बोलते हैं जो यहाँ पे ढेर बना है वो, और इसका जो रेडियस है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज यानी कि थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स h अपॉन आर। h जो है वो है हाइट ऑफ पाउडर, कि इसकी ये हाइट कितनी है ये, एंड r जो है वो है रेडियस, यानी कि ये रेडियस कितना है, तो ये जो है इससे आपका थीटा निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को। दूसरा है वो है हाउंसर्स रेशियो। हाउंसर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है टैप्ड डेंसिटी अपॉन वल्क डेंसिटी। आपने ये भी ना 4th सेम में ही जस्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी होगी, आपको मैं याद दिलाऊं कि टैप्ड कहने का मतलब क्या है और वल्क डेंसिटी कहने का क्या मतलब है। कि आपके पास यहाँ पे ये पाउडर पड़ा हुआ है ना, ये सिंपल पाउडर है इस टाइप से, और आपने जो है डेंसिटी को पता करना है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। कि जो भी आपका पाउडर है पहले उसको आपने मतलब वेट कर लेना है, उसका मास निकाल लेना है। सपोज करो कि वो 40 ग्राम यहाँ पे आया, अब उसी को ना आपने एक कंटेनर में इस टाइप से फिल कर लेना है। यहाँ पे वो मेजरमेंट होगा कि वो कितने कंटेनर को फिल कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही फिल किया और यहाँ पे उसका आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम और मास यहाँ पे आपने फिल करके उसकी डेंसिटी पता कर ली, तो ये तो आपकी वल्क डेंसिटी कही जाएगी। अगर आप इसी पाउडर को अगर उसका वेट निकालें, और वेट निकालने के बाद अगर आप उसका वॉल्यूम निकालें और उसको ठूस ठूस के भरें, बोल तो टैप करके भरें, दबा दबा के भरें, और उसके बाद जो वॉल्यूम निकलेगा वो थोड़ा कम निकलेगा, मतलब कि कम वॉल्यूम हो जाएगा, तब जो आपकी डेंसिटी निकलेगी वो आपकी वल्क डेंसिटी कही जाएगी। तो हाउंसर रेशियो जो है वो टैप डेंसिटी और वल्क डेंसिटी का ही एक रेशियो होता है। तो इस टाइप से भी आप जो है फ्लो प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है कार्स इंडेक्स, या इसी को हम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, वो है टैप डेंसिटी माइनस वल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। तो ये जो है इस टाइप से आप यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे वो है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ। अभी आपने यहाँ पे फिजिकल फॉर्म, पार्टिकल साइज, शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टी को यहाँ पे कवर किया है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, यानी कि पीएच, पीके एंड पार्ट्स इन कोफिशिएंट। एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आखिर इस सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। तो समझते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने जरूर से पढ़ा होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 3rd सेमेस्टर में ही। यानी कि जो भी आपका सॉल्वेंट है, जैसे कि आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है ब्लू कलर में, जो है आपका वाटर है, 100 ml वाटर है, उसमें मैक्सिमम आप कितने सॉल्यूट के पार्टिकल या बोलते हैं अमाउंट को घोल सकते हैं, वही उस सॉल्वेंट की जो है क्या कही जाएगी, सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। हाँ, एक चीज़ आपने मेंशन जरूर करने की, वहाँ पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो दिया है वही रहे, वहाँ पे चेंज ना हो। तो सिंपल आपने कैसे डिफाइन करना है कि सॉल्युबिलिटी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मे बी कंप्लीटली डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर सिंपल आपने यही दिखा देना है कि सपोज 100 ग्राम यहाँ पे आपका सॉल्यूट जो है मैक्सिमम इस 100 ml वाटर में घुल पाता है, तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। ये आपने इसका फॉर्मूले से निकालना होता है। और इसके बाद देखिए आपने लिखना हो कि यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि लिखा है कि सॉल्युबिलिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग बेस्ट सॉल्वेंट एंड बेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सॉल्युबिलिटी से ना आपको ये पता चलेगा कि आपने जो अगर सपोज लिक्विड आप प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे बेस्ट सॉल्वेंट क्या होने वाला है आपकी ड्रग के लिए, मतलब कि वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, या कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेस्ट है, मतलब कि किस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बॉडी में। तो ये जो है ना सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल से ही आपको पता चलेगा।
तो ये जो है ना अपने तीनों चीज़ें समझनी होंगी, pKa, pH एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए बात करें जो यहाँ पे हमारे पैरामीटर होते हैं जैसे कि pKa, pH एंड पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि तीनों पूछे हैं, तो इनका रोल होता है सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने में, तो वही बारी बारी से आपने बताना होगा। तो देखिए पहला जो है वो है pKa या बोले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। देखिए पहले मतलब समझिए आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयंस में टूट जाना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे हमारा NaCl है, NaCl जो कि अनआयोनाइज्ड है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर वो हम Na प्लस एंड Cl माइनस में उसको तोड़ देते हैं तो उसको हम आयोनाइज्ड बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन है, तो आयोनाइजेशन से अब होगा क्या। देखिए जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन बोले तो जो हमारी ड्रग है जो हमारे ब्लड में जाती है, जैसे कि हमारी ड्रग ये है और ये अगर हमारे ब्लड में जाएगी तभी तो अपना एक्शन दिखाती है। तो जब ड्रग हमारी ब्लड में जाती है तो उसी प्रोसेस को, यानी कि एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को, उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है किस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। कैसे, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखा है कि जो सारी जो ड्रग होती है ना वो मेनली वीक एसिड होंगी या फिर वीक बेस होंगी। ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छी तरीके से काम करेंगे, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये सारी जो ड्रग है वो वीक एसिड होती हैं या फिर वीक बेस होती हैं। और वही नेक्स्ट पॉइंट जो हाईलाइट कर रखा है, मैंने लिखा है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, कि कोई भी हमारी ड्रग कितनी आयोनाइज है उसके बेस पर ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो कैसे, देखिए दो चीज़ आप बिल्कुल रट लीजिए, दो पॉइंट है देखिए फार्माकोलॉजी में आपको हर जगह काम आएंगे। कि हमारे पास देखिए अगर अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है तो वो जो है लिपिड में सॉल्युबल होती है। कहने का क्या मतलब है, सपोज करिए जैसे हमारे पास है NaCl है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो जो ना लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। अगर लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, आपको पता ही है कि जो हमारी सेल होती हैं उनका नेचर लिपिड नेचर ही होता है, उनकी सेल मेम्ब्रेन का नेचर भी लिपिड नेचर का ही होता है। तो वो जो है ईजिली हमारी ड्रग ईजिली यहाँ पे क्या कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी सेल मेम्ब्रेन को, ईजिली परमेबल होगी, है ना। जब ज़्यादा परमेबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब डायरेक्टली एक पॉइंट में बोलूँ कि जो हमारी ड्रग आयोनाइज्ड होती हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए पॉइंट है वो है जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं। एग्जांपल इसके हमारा वही NaCl अगर Na प्लस Cl माइनस में टूट चुका है तो ये आयोनाइज्ड होगी। अगर हमारे ड्रग के ऊपर कोई भी चार्ज है प्लस माइनस, तो वो जो है ना वाटर में सोल्यूबल होती हैं और उसकी वजह से उनकी परमेबिलिटी कम होती है, बिकॉज हमारी जो सेल है या उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड नेचर की होती है, तो वो इजिली परमेबल नहीं कर पाती हैं क्योंकि वाटर नेचर की होती है ड्रग। और उनकी एब्जॉर्प्शन जो रेट है या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे कम होता है। तो दो चीज़ यहाँ पे समझ आई कि आयोनाइजेशन पे ही डिपेंड कर रहा है हमारे ड्रग का क्या, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो pKa वैल्यू है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो हमें बताएगा कि हमारी ड्रग कब ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगी, कब एब्जॉर्ब नहीं होगी, कितने pH पे वो एब्जॉर्ब होगी, कितने pH पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। समझ आया इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा यही आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, बोले तो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, है ना, 10th क्लास में 12th क्लास में बाद में पढ़ी हो। तो एसिडिक ड्रग जो होती है उनके लिए फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग का अमाउंट अपॉन अनआयोनाइज्ड ड्रग का अमाउंट। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर बेसिक ड्रग के लिए होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग यहाँ पे अनआयोनाइज्ड ड्रग का अमाउंट अपॉन आयोनाइज्ड ड्रग का अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस यही है कि जो फॉर एसिडिक ड्रग के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे उसमें जो आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं उसका अमाउंट ऊपर रखा जाता है और अनआयोनाइज्ड ड्रग का नीचे रखा जाता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कि अनआयोनाइज्ड ड्रग का अमाउंट ऊपर रखा जाता है, आयोनाइज्ड ड्रग का नीचे रखा जाता है। तो ये फॉर्मूला आप एक याद कर लेना, दूसरा उसका उल्टा आप जस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक वर्ड में आपको बोलूँ कि यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट का रोल क्या है, यानी कि ये हमको बताएगा कि जो हमारी ड्रग है वो कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना, वो किस pKa वैल्यू पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा अनआयोनाइज्ड रहेगी या बोले तो आयोनाइज्ड होगी। तो यहाँ पे देखिए वही कुछ पैरामीटर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि देखोगे यहाँ पे नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग का नेचर क्या है, वो वीक एसिड है या मॉडरेटली वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे लिखे पड़े हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन लिखा पड़ा है कि वो कितने pH पे वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, और यहाँ पे pKa वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए आप समझना कि देखिए जो हमारी जो मैंने दोनों चीज़ हाईलाइट कर रखी है ना, ये एक मतलब के लिए यहाँ पे हाईलाइट करिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो वेरी वीक एसिड होते हैं वो हर एक pH पे अनआयोनाइड होते हैं। कहने का मतलब है वो किसी भी pH पे ले जाओ वो आयंस में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। तो उनकी जो pKa वैल्यू होती है ना एसिड की, वो 8 से थोड़ी कम होती है।
समझ गए। दूसरा यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है वो है हमारे वीक बेस, तो वो भी हर एक पीएच पे अनआयोनाइज्ड होते हैं, लेकिन उनकी पीके वैल्यू 5 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि जो हमारी ड्रग है ना वो ज़्यादातर वीक एसिड या फिर वीक बेस ही होती हैं, जो कि हर एक पीएच पे अनआयोनाइज्ड होती हैं इस वजह से। एक मतलब आपको ये समझ आएगी, तो उनकी पीके वैल्यू आपने रट लेनी है कि एसिड के लिए 8 से थोड़ी कम होती है और बेस के लिए 5 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है। बाकी देखिए और जो है, देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल जिसके स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वो आयोनाइड हो जाता है हर एक पीएच पे, किसी भी पीएच पे ले जाओ वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी आयोनाइज्ड होगी वो वाटर में उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी, उतनी ही कम परमेबल होगी और उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम जब ड्रग को बनाते हैं, बनाने से पहले हम पीके वैल्यू पता करते हैं। पीके वैल्यू से हमको ये पता चलेगा कि हमारी ड्रग कब आयोनाइज्ड होगी, कब अनआयोनाइज्ड नहीं होगी। तो मकसद समझ आया इसका आपको कि क्या है पीके और उसका रोल। ठीक है। अब सेकंड जो है ना, देखिए वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हमको क्या पता चलता है कि कोई भी जो हमारी ड्रग है वो कितनी एसिडिक है, कितनी बेस है, वो हमको पता चलेगा। तो एक्चुअली में पीएच होता क्या है, P फॉर पावर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन या बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमको पीएच से पता चल जाते हैं। तो पीएच का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा होता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी में, कि इसके अभी हमने देखा कि जो हमारी ड्रग है वो या तो वीक एसिड होंगी या फिर वीक बेस होंगी। तो जैसे कि हमारी ड्रग जिस भी नेचर की है तो उसके बेस पर ही हम वफर सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं उनको सोल्युबलाइज करने के लिए। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, देखिए हमारी ड्रग है एस्पिरिन, जो कि केमिकली बात करें तो वो सैलिसिलिक एसिड होता है, यानी कि एसिडिक नेचर की होती है। तो उसके लिए अगर देखिए हम ऐड करते हैं एल्कलिन नेचर का वफर सॉल्यूशन, यानी कि जिसका पीएच थोड़ा ज़्यादा हो 7 से, तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमको कैसे पता चला, वो पीएच से पता चला। हमको पीएच से पता चला कि जो हमारी ड्रग है वो एसिड है, यानी कि वो सैलिसिलिक एसिड है, वो उसका नेचर एसिडिक है। तो उसके अपोजिट में हम दूसरा कोई जो मतलब बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो कि एल्कलाइन नेचर का होगा। अगर वहीं पर ड्रग हमारी एल्कलाइन नेचर की होती तो हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन यूज़ करते एसिडिक नेचर का, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए पीएच का काफ़ी बड़ा रोल है किसमें, सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने में, है ना। अब बात करते हैं देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट। आपने देखिए 4th सेम में पढ़ा होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट, नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। पहले अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट डिसॉल्व इन ऑयल फेज एंड ड्रग अमाउंट डिसॉल्व इन वाटर फेज। ये एक रेशियो होता है किसका, कि ऑयल में कितनी ड्रग डिसॉल्व है अपन वाटर में कितनी ड्रग डिसॉल्व है ना। इससे आपको मकसद आप इसका समझिए कि इससे हम ये पता करेंगे कि जो हमारी ड्रग है ना वो लिपिड नेचर की है या फिर वो वाटर नेचर की है, वो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। यानी कि देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा कि सपोज करिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि ये जो रेड एरिया है ये ऑयल है, ये नीचे वाटर है, और ये ब्लैक ब्लैक जो है वो ड्रग के मॉलिक्यूल है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 20 mg ड्रग इसमें डिसॉल्व कर दी। ये ऐसा मिक्सचर है जो कि दो डिफरेंट, जिसमें यानी कि जो सॉल्यूबल नहीं है, ऑयल एंड वाटर का ये मिक्सचर है हमारा सॉल्वेंट, उसमें हम मिक्स कर रहे हैं 20 mg ड्रग। ठीक है, हमने 20 mg इसमें डाल दिया। अब हमने ये पता करना है कि जो हमने ड्रग डाली है वो ऑयल में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो उसको पहले हम खूब देर चलाएंगे, है ना, जितनी ज़्यादा हम उसको स्टर करेंगे कि वो सोल्यूबल हो जाए। उसके बाद उसको थोड़ा देर रख देंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि वो किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, वो वाटर में या फिर ऑयल में। उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल। एक ऐसे टाइप की फनल होती है, यानी कि दो चीज़ों को वो सेपरेट करने के काम आती है, उसका नेम है सेपरेटिंग फनल। उसमें इस सॉल्यूशन को हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वाटर वाला जो सॉल्यूशन है वो नीचे आएगा, मतलब बिकॉज जो उसकी डेंसिटी है वो कम होती है, वो नीचे आ जाएगा, सॉरी ज़्यादा होती है। और ऑयल की जो डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कभी मिक्स तो होती नहीं है ऑयल एंड वाटर। तो जैसे कि इसको हम फिल करके थोड़ी देर रख देंगे फिट करके स्टैंड में, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे ऑयल एंड वाटर। तो पहले हम एक बीकर लेंगे, वाटर वाली ड्रग को अलग निकाल लेंगे, फिर दूसरा बीकर लेंगे। इतना खाली करने के बाद इस रेड वाली ड्रग यानी कि दूसरी को हम अलग कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता करते हैं हर एक में से सैंपल है कि किस में ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल है। सपोज करिए जो हमारी ड्रग है वो वाटर में देखिए 5 mg सोल्यूबल पाई गई, और जो हमारा रेड सॉल्यूशन जो निकला बाद में उसमें हमारी 15 mg ज़्यादा सोल्यूबल पाई गई। तो उसको हम कैसे पता करते हैं, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट से पता करते हैं, जिसकी फॉर्मूला है P इक्वल्स टू ड्रग डिसॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिसॉल्व इन वाटर फेज।
है ना। जैसे कि ऑयल फेज में कितनी यहाँ पे ड्रग डिजोल्व हुई हमारी 15 mg, और यहाँ पे कितनी डिजोल्व हुई हमारी 5 mg, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझ आई कि ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है उसी से हम पता कर लेते हैं कि जो हमारी ड्रग है बनाने से पहले ही इनकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में कि वो लिपिड में सॉल्युबल ज़्यादा है या फिर वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है ना। जैसे कि बाद में उसकी सॉल्युबिलिटी में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, देखिए आप समझ लेना, P इक्वल्स टू द CO/CW, यानी कि कंसंट्रेशन इन ऑयल, O फॉर ऑयल, एंड कंसंट्रेशन इन वाटर, W फॉर वाटर। ठीक है। तो ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट का इसका यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है सॉल्युबिलिटी को पता करने में। यानी कि वही लिख रखा है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट टेल्स दैट कि ड्रग विल बी लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर, है ना। कैसे हम पता करते हैं, मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता दिया। और एक चीज़ जो आपको नोट करनी है यहाँ पे कि इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ को फिल करने के बाद कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इन ऑयल फेज अपन कंसंट्रेशन इन वाटर फेज, कि अगर देखिए पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो अमाउंट है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आती है। अगर P वैल्यू 1 से कम है तो जो हमारी ड्रग है ना वो हमारी लाइपोफिलिक होगी, वो लिपिड में सोल्यूबल होगी। अगर P यानी कि पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है तो हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो ये अपने समझ लेने। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी वो है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि लास्ट में है एक प्रॉपर्टी हमारी। यहाँ पे सिंपल देखोगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली प्लस मॉर्फ, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। पॉली कहने का मतलब होता है मैनी, यानी कि कई सारे, एंड मॉर्फ कहने का मतलब है कि फॉर्म। मतलब कि जब कोई एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। और उसकी इसी एबिलिटी को ना हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आप सिंपल एग्जांपल से समझो कि आप कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप एग्जांपल आप खुद की ही बात करें। जैसे कि अभी आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आपका बिहेवियर होगा, या आप क्लास में पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पर रहने वाले हैं। अभी आप दोस्तों के साथ जाओगे, आपका बिल्कुल नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब आप हैं सेम वही, लेकिन आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आपका जो कैरेक्टर है वहाँ पर उनके साथ अलग होगा। ऐसे ही पेरेंट के साथ में आपका अलग अलग होगा, ऐसे ही किसी मीटिंग में या तो किसी फंक्शन में एक अलग होगा। तो ऐसे ही मतलब जब कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में या तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो शो करता है, तो वही आपका पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। मतलब कि उसकी कई ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो सिंपल वही लिखना है कि द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। और यही जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो पॉलीमॉर्फ कहे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अफेक्ट करती है ड्रग की फिजिकल एंड मैकेनिकल एंड डोसेज फॉर्म को। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करती है, साथ के साथ डोसेज फॉर्म भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। किसकी वजह से? पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। अब बात करते हैं ना, ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक है एनेंसियोट्रोपिक और एक है मोनोट्रोपिक। एनेंसियोट्रोपिक कहने का क्या मतलब है कि ए पॉलीमॉर्फ विच कैन रिवर्सिबली चेंज्ड इनटू वन अनदर फॉर्म। मतलब कि ऐसे पॉलीमॉर्फ जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिवर्सिबली चेंज हो सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि एक फॉर्म ये है, वो इससे दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया, फिर वापस से इसी में चेंज हो जाएगा या किसी दूसरे में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एनेंसियोट्रोपिक। लेकिन दूसरा है मोनोट्रोपिक। मोनो का कहने का मतलब है कि एक, यानी कि एक ऐसा पॉलीमॉर्फ जो कि एक ही फॉर्म में कन्वर्ट होता है कंप्लीटली, फिर वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, तो उसको हम मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो है ना आपने इस टाइप से यहाँ पे लिखना होगा। ये जो अभी आपने जो कवर करी है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं सारी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टडी करनी होती हैं प्री फॉर्मुलेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में, और आपकी जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने हेडिंग डालनी होगी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, और लिखना है कि देयर आर फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि स्टडी की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, ये बोलते उससे पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वर्ड को आपने ब्रेक करना है। हाइड्रो बोले तो वाटर, एंड लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, यानी कि किसी भी ड्रग का वाटर की मदद से ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना, वही जो है हाइड्रोलाइसिस कहा जाएगा। तो यहाँ पे ना हमने मेडिसिन को बनाने से पहले ये स्टडी करना होता है कि कौन सी ड्रग जो है वो हाइड्रोलाइसिस की वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है या नहीं होती है। तो सिंपल आपने क्या डिफाइन करना है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे कुछ ड्रग के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एस्टर जो होती हैं, अमाइड जो ड्रग होती हैं, और लैक्टम जो ड्रग होती हैं, वो ईजिली हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो टूट जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी होंगी कि इन मेडिसिन को ना आपने वाटर से दूर रखना है। ये पहले ही प्रिकॉशन आपने लिख देनी होगी कंटेनर पे कि इसको ना वाटर से दूर ही रखें, अदरवाइज ये जो है मतलब ख़राब हो जाएगी मेडिसिन। तो ये चीज़ आपको कब समझ में आई? जब आपने उनकी फिजिकल या तो केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करी।
ठीक है। एंड इसको रोकने के लिए आपने वेरियस बफर और सरफेक्टेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज़ करना होता है। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट जो कि चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है वो ये है कि देखिए द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आल्सो प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू वाटर, कि जो भी ड्रग जो हाइड्रोलाइसिस कर जाती हैं तो बेहतर है कि उनको ना वाटर से दूर ही रखें, उनको कम ही एक्सपोज करें। तो ये सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड बात करते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ड्रग। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे पहले एग्जांपल समझा देता हूँ कि यहाँ पे सपोज इथेनॉल है CH3 CH2OH। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और ये जो है ना एसिटल्डिहाइड तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे CH3 CH और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो है ना, जो पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 और एक 3 हाइड्रोजन थे, केवल एक ही हाइड्रोजन बचा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एंड आगे फर्दर इसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे ये सारे कुछ सेम है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, यही आपका ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी ना एक डिग्रेडेशन का एक पाथवे होता है, सिंपल मेथड है, मतलब कि एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ड्रग खराब हो जाती है। तो लिखा है कि इट इज़ द कॉमन पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन। तो आपने जो है ना इसको बचाना होता है, ड्रग के ऑक्सीडेशन को रोकना होता है। तो सबसे इसका मेन सॉल्यूशन तो यह है कि बहुत सी ऐसे ड्रग हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती हैं, तो उसको एक्सपोज ही ना करें ऑक्सीजन में, मतलब कि कम से कम एक्सपोज करें। अगर एक्सपोज कर भी रहे हैं तो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करें। तो ये जो है चीज़ आपने समझनी होती हैं, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड, वो है रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो लिखना है कि रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। तो ये भी एकदम कॉमन पाथवे होता है मेटाबॉलिज्म का। जो आपकी जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में। तो एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है लिवर के मतलब कि अंदर होता है, वो है साइटोक्रोम P450। तो ये जो है ना ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और तो रिड्यूस करता है। रिड्यूस कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता है और उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपने समझनी होती कि हमारी ड्रग रिड्यूस होगी या नहीं होगी या कैसे रिड्यूस होगी। तो ये चीज़ आपने समझनी होती है। और इसका देखिए नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी देखिए वो है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या है, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के बनने की प्रोसेस को ही हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अब ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कराऊँ। आपने अभी ना POC 4th सेमेस्टर में यूनिट 1 में ना रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा, या रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, या बोल तो रेसिमाइजेशन जरूर से पढ़ा होगा जब हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पढ़े थे। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ समझी थी कि जो आपके जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सपोज कोई हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो उस पर जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, PPL डालते हैं, तो ये उसको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, जिसको हम एक को लीवर रोटेटरी बोल देते हैं, यानी कि माइनस से रिप्रेजेंट करते थे, एक को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि प्लस से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहे जाते हैं। ठीक है। और ये जो L नेगेटिव और D पॉजिटिव जो होते हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर भी कहे जाते हैं, है ना। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर एक मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर डेट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ लीवर रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनेंशियोमर, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें L और D यानी कि लीवर रोटेटरी इनेंशियोमर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनेंशियोमर दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, और इक्वल होने की वजह से वो जो है लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाते हैं, एकदम लाइट सीधी ही निकल जाती है, बोले तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। थोड़ा ना बेसिक है जो कि आपको 4th सेम में क्लियर हो जाना चाहिए था। तो अगर नहीं भी हुआ है तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझा ही देता हूँ कि जैसे कि हमारे जो लाइट है, जैसे कि हमारा कोई भी कंपाउंड है, लिक्विड है, यहाँ से हम यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निकालते हैं। तो ये जो ना अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो इस लाइट को या तो जैसे कि हमारी जो क्लॉक होती है इस टाइप से, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा या अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा।
जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी पॉजिटिव या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपोजिट घुमाता है तो लीवो रोटेटरी इसको हम बोलते हैं और उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें एल और डी दोनों टाइप्स के इनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में है, एल भी उतना ही है और डी भी उतना ही है, तो इधर से लाइट घूमेगी और इधर से लाइट घूमेगी, तो मतलब कि दोनों एक ही तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये लाइट को घुमा ही नहीं पाएंगे, बोलते तो लाइट सीधी निकल जाएगी और उसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर हमारे रैसिमिक मिक्सचर कहे जाते हैं और उनके मिक्सचर के बनने की प्रोसेस को हम रैसिमाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे वही लिखा है कि दीज रैसिमिक मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ एल नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव इनेंशियोमर एंड डोंट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर लीड्स इन द कन्वर्जन ऑफ ADME ऑफ ड्रग। अगर हमारा ये सारा कुछ चेंज हो जाता है, मतलब कि अगर हमारी ड्रग का रैसिमिक मिक्सचर बन जाता है या बोल तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से ना पूरा सारा कुछ चेंज होता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक ADME पूरा उसका चेंज हो जाता है। तो आपने ये चीज़ भी यहाँ पे समझनी होती है कि ये हमारी ड्रग जो भी है वो लाइट को रोटेट करेगी या नहीं करेगी। क्लियर हो गया। अब लास्ट में एक और चीज़ है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन भी आपने जरूर से पढ़ा होगा। पॉली का मतलब होता है कई सारे। तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं जब वो जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक लंबी सी चैन बना लेते हैं, तो वही आपका पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जैसे कि जो हमारी रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है, उसके छोटे छोटे डब्बे होते हैं। एक डब्बे को ना आप एक मोनोमर बोल सकते हैं। जब ये कई सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, एक लंबी चैन बना लेते हैं, एक ट्रेन बना लेते हैं, और वही जो है आपका पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या लिखना है कि पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ मैनी मोनोमर। छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों तीनों चारों पांचों कंबाइन होंगे टुगेदर और एक लार्ज चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, वही आपको पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। तो ये पॉलीमराइजेशन किन ड्रग के साथ होता है या नहीं होता है वो चीज़ आपने स्टडी करनी थी। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा है वो देखा है प्री फॉर्मेशन स्टडी, उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पॉलीमराइजेशन तक कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे BCS क्लासिफिकेशन और उसका सिग्निफिकेंस, एंड लास्ट वीडियो में इसको हम कवर ही कर लेंगे पूरा यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप ये जो पहला जो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, तो यही मैंने बताना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।